हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन राजपूत। तो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स 12th के यूनिट 3 का वेरी मोस्ट क्वेश्चन जो होता है एग्जाम के लिए उसे हम करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किरचॉफ के नियम की। किरचॉफ ने विद्युत परिपथ संबंधी दो नियम दिए हैं, एक खुले परिपथ के लिए और एक बंद परिपथ के लिए। तो जो पहला नियम है वो खुले परिपथ के लिए होता है, हाँ, और दूसरा जो नियम है वो बंद परिपथ के लिए होता है। ओके, तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि इसमें कैसे नियम लागू होता है ना, और दूसरे नियम में धारा के लिए और विद्युत वाहक बल के नियम, विद्युत वाहक बल के लिए और प्रतिरोध के लिए नियम कैसे लागू होता है और इनके अन्य नाम भी क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले किरचॉफ के नियम की बात करते हैं बेसिक तौर पे, पर उसके नियम पढ़ेंगे अलग अलग, एक और दो करके, प्रथम नियम द्वितीय नियम। और आप ये भी देख लें कि ये कब कब आया है, ये जो इस पर डेट डली हैं, सन डले हैं, इससे स्पष्ट है, बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं कि किसी भी जटिल विद्युत परिपथ में विभिन्न चालकों में धारा का जो वितरण है उस वितरण को ज्ञात करने के लिए सन 1842 में, कब? सन 1842 में जो हमारे वैज्ञानिक किरचॉफ है ना, उन्होंने दो नियम प्रतिपादित किए। और वो दो नियम ये थे कि उनमें से पहला नियम यह था कि किसी विद्युत परिपथ की प्रत्येक संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो शून्य होता है। अभी इसे मैं अपनी भाषा में स्पष्ट करता हूं। वो शून्य ऐसे होता है कि इसका आप चित्र देखिए पहले, तो जैसे ही आप चित्र देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, ये रहा इसका चित्र। यहाँ पर संधि है, वो संधि यानी कि संधि उसे कहते हैं जहाँ पर बहुत से जो वायर आ रहे हैं वो आके मिले, या उसे हम सेंटर पॉइंट कह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने 4 वायर लिए हैं, 2 3 और एक दूसरे, एक और 5, यानी इस तरह से मैंने कुल 5 वायर लिए हैं। और जो 5 वायर लिए हैं और पांचों वायरों का आप देख रहे हैं कनेक्शन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बिंदु ए पर है, तो इसे बिंदु ए को हम संधि कहेंगे। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ धाराओं के एरो बाहर की ओर हैं, ए से बाहर क्यों जा रहा है, और कुछ धाराएं के जो एरो हैं तारों पर या परिपथ पर वो ए की ओर हैं। तो यहाँ पर यही स्पष्ट करना है हमको कि जो धाराएं आ रही हैं संधि की ओर वो कैसी होंगी और जो संधि से धाराएं दूर जा रही हैं वो कैसी होंगी। तो यहाँ पर वैज्ञानिक किरचॉफ ने प्रथम नियम में यही स्पष्ट किया कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो धारा I1 है, देखिए यारो, वो बिंदु ए की ओर आ रही है, I2 भी आ रही है ए की ओर। तो यहाँ पर I1 और I2 धनात्मक होंगी और I3, I4 और I4 ये तीनों धाराएं बाहर जा रही हैं, आई मीन संधि से दूर जा रही हैं, तो ये नेगेटिव होंगी। तो यहाँ आपको केवल ये सीखना है कि जो संधि की ओर धारा आएगी वो धनात्मक होगी और संधि से जो धारा दूर जाएगी वो ऋणात्मक होगी। इस तरह से अगर इन सभी को हम जोड़ दें आपस में तो इन सभी का जो बीजगणितीय योग है वो क्या होगा? शून्य होगा। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे कि सिग्मा I = 0। तो इसको अभी हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए आप कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हम इसकी बात करें I1 की, तो हमारा जो I1 है वो क्या है? I1 प्लस हो जाएगा, ओके, I2 प्लस हो जाएगा, जो I3 है वो माइनस का होगा, I4 माइनस का होगा और I5 भी माइनस का होगा। इस तरह से ये संबंध बनेगा इसका। ओके,
अब यहां पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस परिपथ के लिए धारा का मान I1 प्लस I2 इक्वल I3 I4 I5 हम उस साइड भेज सकते हैं, I3 I4 और I5। तो इस तरह से हम इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्या जो आप देख रहे हैं ये भी इसकी कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर कुल मिला के प्रथम नियम सीखने का यही तात्पर्य है कि हमको ये सीखना है कि जो धारा संधि की ओर आ रही है वो धनात्मक होगी और जो धारा संधि से दूर जा रही है वो ऋणात्मक होगी। तो यही मैंने आगे इस नोटबुक पर तैयार किया है आपके लिए। देखिए आप ये देख सकते हैं आप। ओके, तो मैं लिखा भी है, क्या लिखा है कि चित्रानुसार, यानी कि चित्र की जो भी आपने चित्र देखा था उस चित्र के अनुसार I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5। तो जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है सॉल्व, वो यही सब कुछ दिया है इसमें। अब यहाँ पर आपको प्रथम नियम में सीखने के योग और क्या है महत्वपूर्ण, यहाँ पर हमने स्पष्ट लिखा है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग उस संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। अर्थात किरचॉफ का यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जो उन पर बताया है कि आने वाली धाराओं का योग और दूर जाने वाली धाराओं का योग। देखिए ये आपकी आने वाली धाराएं हैं बराबर ये दूर जाने वाली धाराएं, तो इन दोनों का योग क्या समान है, बराबर है ना, जब तो बराबर लिखा है। तो यहां से स्पष्ट होता है कि किरचॉफ का यह नियम किस पर है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। एक बात और इसमें लिखी है हमने कि इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। धारा नियम से भी कभी कभी पूछ लेते हैं, और एक्चुअली इस पार्ट से 3 क्वेश्चन, मतलब 3 नंबर क्वेश्चन आना है। तो वो किरचॉफ का प्रथम नियम भी पूछ सकते हैं, क्या नाम से, धारा का किरचॉफ का प्रथम नियम समझाइए, ऐसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम द्वितीय नियम की बात करते हैं। तो जो द्वितीय नियम है वो आपके सामने है, देखिए आप क्या है इसमें, किसी भी बंद विद्युत परिपथ में विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं, विभिन्न खंडों से तात्पर्य है विभिन्न भागों में, किसमें, विभिन्न भागों में, विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों, जिसे हम विभवांतर भी कह सकते हैं, गुणनफलों तथा उस परिपथ में लगाए गए विभिन्न विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इस भाषा को हम स्पष्ट किए देते हैं। इनका मतलब ये है कि जो परिपथ है उस परिपथ में सपोज करिए कि बहुत सी धाराएं हैं, है ना, और प्रतिरोध भी है। तो उनके लिए कंडीशन क्या होगी, तो जितने भी आपकी धाराएं हैं और जितने भी उनके संगत प्रतिरोध हैं उन सभी का योग, ओके, और जितने भी विद्युत वाहक बल हैं उनका योग बराबर क्या होता है, शून्य। आप समझ में आ गया होगा आपको। और यहां पे नहीं लिखा था कि उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल अथवा विभवांतर, तो वो इसलिए लिखा उन्होंने कि देखो आप जानते हैं ना ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR। तो भाषा में क्या बोला कि विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं, बहने वाली धाराओं, तो धारा हो गई ये, और उनके संगत प्रतिरोध यानी कि R हो गया, के गुणनफलों यानी कि IR गुणनफल क्या कहलाएगा बताइए, क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। इसलिए ये उन्होंने लिखा है, देखिए आप ये लिखा है स्पष्ट उन्होंने, देखिए क्या लिखा कि किसी भी बंद विद्युत, और ध्यान रहे मैंने क्या कहा था कि पहला जो नियम है वो खुले परिपथ के लिए है और दूसरा जो नियम है वो बंद परिपथ के लिए है।
तो किसी भी बंद विद्युत परिपथ में विभिन्न खंडों में यानी कि विभिन्न भागों में बहने वाली धाराएं जो बह रही हैं, बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के, तो I इंटू आर बन गया ना, संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों इंटू हो गया ना, अथवा विभवांतर यानी कि भी आई आर क्या होता है, भी होता है, तो इसलिए उन्होंने लिख दिया अथवा विभवांतरों। आप चाहें तो इसको यहाँ तक लिख सकते हैं एग्जाम में, यहाँ से और डायरेक्ट यहाँ तक, इसको मत लिखना, ये तो मैंने आपके लिए लिखा है नॉलेज के लिए। तो अपन क्या लिख देंगे, उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों तथा उस परिपथ में लगाए गए विभिन्न विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आई मैंने निकाला था ना, यही निकाला था ना कि सिग्मा आई आर प्लस सिग्मा ई बराबर शून्य। अब इसी को क्या करते हैं, ये तो डायरेक्ट होता है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि सिग्मा आई आर इक्वल माइनस का सिग्मा ई, बाद में हालांकि ये बन जाएगा, लेकिन इसको मैंने अपनी तरफ से अलग से लिखा है, इसको उस साइड ले जाएंगे प्लस का बन जाएगा। तो ये मैंने इसलिए लिखा अलग से आपके लिए, इससे आगे के लिए आपको जो प्रॉब्लम आने वाली है वो प्रॉब्लम ना आए। प्रॉब्लम किस बात की कि बच्चे इसको जब अभी अपने इसका व्यंजन निकालेंगे तो लोग ये समझ पाते हैं कि यहाँ पर E1 माइनस का कब हो रहा है, E2 प्लस का कब हो रहा है, या E2 माइनस का कब हो रहा है, E प्लस का कब हो रहा है। तो यहाँ से आप स्पष्ट समझ सकते हैं क्या कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम धारा लेंगे धारा और या फिर आई आर, जहाँ पर आई आर यदि पॉजिटिव है तो वहाँ उसके लिए ई क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ रहे कुछ बात को आप। और जहाँ पर जिस परिपथ में आई आर पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, तो वहाँ पर ई क्या होगा, नेगेटिव होगा, और नेगेटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप समझ गए होंगे स्पष्ट तरीके से कि हम जहाँ आई आर प्लस का लेंगे वहाँ हम ई नेगेटिव लेंगे, और जहाँ आई आर नेगेटिव लेंगे वहाँ ई पॉजिटिव लेंगे। ओके, अब ये 1-2 में क्रम चलता रहेगा, लेकिन ये आपको मैंने स्पष्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आप समझ लें इस परिपथ को, यहाँ पर ये परिपथ जो है ना, ये परिपथ आपके लिए बहुत मोस्ट होने वाला है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम व्यंजन निकालने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर आप थोड़ा देखें क्या कि इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका परिपथ है इसमें हमने 2 सेल लगाए हैं, E1 और E2। ओके, E1 के सापेक्ष जो प्रतिरोध है वो R1 है, और E2 के सापेक्ष जो प्रतिरोध वो R2 है। ओके, अब इसमें जो धारा है वो E1 के लिए धारा बह रही है I1, और सेल E2 जो E2 है उसके संग धारा क्या बह रही है, I2 बह रही है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर डबल वो बनाया है परिपथ। एक परिपथ क्या हो गया, VADC, और दूसरा कौन सा हो गया, CDEFC। इसको लिखने का तरीका जो होता है कि जहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे लिखना, या जहाँ से स्टार्टिंग करेंगे वहीं तक हमको नामकरण करना है। जब तो बंद होगा, वो बंद परिपथ है ना, इसलिए तो दोबारा फिर देखें BADCV चलेंगे यहाँ पे, वहीं के वहीं आना उसी पॉइंट पे। तो एक परिपथ जी हो गया बंद परिपथ। दूसरा जो बंद परिपथ है वो क्या हो गया, CDEF। ओके, ये हो गया आपका। अब यहां पर आप देखें कि मैं इसका थोड़ा जूम कम करता हूं, इससे आपको और क्लियर समझ में आएगा। ओके, इससे मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। देखिए यहां पर देखिए आप कि अगर हम इस परिपथ के लिए बात करते हैं, नामकरण हमने क्या किया था, अभी हमने नामकरण किया था V, बंद परिपथ लिखेंगे, बंद परिपथ VADCV में देखिए क्या होगा, देखिए आप क्या होगा, I1 R1, देखना आप I1 R1, और क्या होगा इसके बाद, अब यहां पर ये प्लस का ले लिया हमने, तो E1 क्या हो जाएगा, E1 हमारा माइनस का हो जाएगा। ओके,
E1 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखें E2 इस साइड जा रहा है, E2 कहाँ जा रहा है, E2 इसका उल्टा हो रहा है ना, इसका क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है इसके लिए। तो E2 यहाँ पर जो अपना इसका जो I2 R2 होगा ना, है ना, I2 R2 वो माइनस का आएगा, क्या आएगा, माइनस का। और इसके बाद जो आपका E2 होगा वो काय का आएगा, वो प्लस का आएगा, क्योंकि उसके विपरीत चलना ना, और बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। ओके, ऐसे ही हम सेकंड के लिए बात करेंगे। सेकंड के लिए आप देख सकते हैं, किसके लिए, सेकंड में हमारा क्या है, CDEFC परिपथ है, बंद परिपथ, क्या, CDEFC, वहीं कहीं आना हमको, वहीं पे। ओके, अब यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या होगा, परिपथ में क्या करेंगे इसके लिए, I2 R2, I2 R2। ओके, अब I2 R2 इधर आ रहा है, तो इसके लिए फिर से वही E2 क्या होगा, माइनस का होगा। ओके, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि इसी के संगत धारा भी इधर आ रही है I2, और I3 भी इधर आ रही है। तो यहां पर ये अपना क्या हो जाएगा, I3 क्या हो जाएगा, I3 इंटू क्या, R। या वैसे में विद्युत बाहुल तो है नहीं है, तो विद्युत बाहुल है कुछ नहीं है, तो बराबर कर देंगे शून्य। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, I2 R2। ओके, और E2 जैसा का तैसा, और यहाँ क्या करेंगे हम, I3 का मान रख देंगे, I1 प्लस I2 इंटू R इक्वल 0। ओके, तो यहाँ पर आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि मैंने अभी क्यों सिखाया था आपको कि अगर हम I1 R1 प्लस का ले रहे हैं तो उसके सापेक्ष E1 माइनस का हो जाएगा, है ना। और अगर हम I1 R1 प्लस माइनस के ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, E1 प्लस का। तो यहाँ पर एक चीज़ सीख लें आप, एक बात सीख लें कि यहाँ पर जो एरो बनाया है ये धारा के डायरेक्शन का है। मतलब इस बंद परिपथ में जो धारा बहेगी वो धारा कैसी बहेगी, वो धारा बहेगी एरो के डायरेक्शन के हिसाब से। ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा आपको, ऐसे। और इस दूसरे बंद परिपथ यानी कि CDEFC में धारा इस टाइप से बहेगी। ओके, अब इसका हम जो कैलकुलेशन है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो पूरा आपको सिस्टम दिख रहा है ना, देखिए ये सब कुछ जो हमने अभी लिखा है, तैयार किया है, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए यहाँ क्या लिया अपन ने, I1 R1 में लिखा है ना, किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार परिपथ में, किसमें, VADCV में क्या आ गया अपना, I1 R1 और I2 R2 माइनस E1 और प्लस E2। मैंने क्या किया था, मैंने कुछ नहीं, बस इसको थोड़ा पहले ले लिया था। देखिए यहाँ इनने क्या किया, I1 R1 I2 R2। मैंने क्या किया कि विद्युत भागबल और धारा प्रतिरोध, विद्युत भागबल धारा प्रतिरोध, तो मैंने एक एक से निपटाया उसको और बाद में इन्हें एडजस्ट कर दिया। और क्या है, तो I1 R1 पहले धारा लिख लो, I1 R1 माइनस I2 R2 पास में कर लो, फिर इसके बाद माइनस E1 लिख लो और फिर प्लस E2 कर दो, तो ऐसा आ जाएगा। ओके, अब देखिए अब सेकंड परिपथ में क्या किया इनने, जो सेकंड परिपथ है उसमें क्या किया, CDEFC में देखिए क्या लिया था अपन ने, ऐसे किया ना। देखिए I2 R2 माइनस E2 I3R, इन्होंने पहले धाराओं की बात कर ली और प्रतिरोध की संगत गुणनफल की, बाद में इन्होंने विद्युत भागफल की बात की, अपन ने थोड़ा साथ में कर लिया उसको। तो इस तरह से ये आप आपस में मतलब संबंध करके आराम से निकाल लोगे। अब यहाँ पर एक बात और सीखें आप, क्या सीखें
कि यदि समीकरण 1/2 को यदि हम हल करेंगे तो हल करने पर क्या होगा, I1 I2 का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम किरचॉफ के द्वितीय नियम की बात करें तो यहाँ पर हमने लिखा है I1 + I2 × R + I1 R1 - E1। तो ये मैंने लिखा है ना, ये मैंने इसलिए लिखा है एक्स्ट्रा में कि अगर कोई आपसे ये कहे कि हम ये बीच की लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, या बीच की लाइन नहीं है, मान लो ये बीच का सर्किट नहीं है, तो ये पूरा निकालना है सपोज करिए, तब ये कंडीशन बनेगी। क्या कंडीशन बनेगी कि देखिए ये धारा जी आ रही है साइड को और ऐसी जा रही है, तो क्या हो जाएगा I1 R1 + I1 + I2 × R प्लस E1 और प्लस E1 ही अगले रहेगा क्योंकि यहाँ पे E2 तो चला गया। ओके फ्रेंड्स।